हेलो गाइस, मैं हूं सुमित। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स 809/23 यानी 809/23 जो कि कंडक्ट हुआ था 21 जुलाई 2024 को। तो इसके एग्जाम एनालिसिस से किसको हेल्प होगी? एक तो जिन्होंने कंडक्ट मतलब कि एग्ज़ाम दिया है, और दूसरी चीज़ जो लोग एस्पिरेंट्स से फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा? पीजीटी के अंदर 300 क्वेश्चंस आते हैं। पीजीटी में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, 100 मार्क्स का जो होता है वो कॉमन पेपर रहता है और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो जो 100 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर है उसके अंदर 5 डिसिप्लिन रहेंगे: रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। हम पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर जो अब की बार पेपर हुआ है, इसमें इसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो डीएसएसबी के काफ़ी फेवरेट हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर और लाइन दोनों के ही क्वेश्चंस काफ़ी डालता है डीएसएसबी। और जो हमारा अल्फ़ाबेटिकली जो अरेंजमेंट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स से जो बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर प्लस या माइनस का ही डिफरेंस के तौर पे वो क्वेश्चन ओड वन आउट भी दे देता है, या फिर आपको उसमें से रॉन्ग टर्म यानी ओड वन आउट और रॉन्ग टर्म आपको अगर वहाँ से हटानी है या फिर उनमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है वो आपको चूज़ करना है। तो वो आपको अल्फ़ाबेट्स के, अगर आपको उसकी सीरीज़ याद है, यानी कि वो कौन से नंबर पे पड़ता है, तो उसी से ज़्यादातर वो सोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था काफ़ी टफ और काफ़ी लेंथी डाला हुआ था। ठीक है, पहले आपको रिलेशन ऊपर दिया गया कि A+B, अगर A इज़ अ ब्रदर ऑफ B, तो यानी पहले आपको 5-6 ऑप्शन दिए, उसके बाद आपको नीचे सिंबल दिए गए। सिंबल से पहले आप उस रिलेशन पर जाएंगे, फिर आप अल्टीमेटली उसका ब्लड रिलेशन निकाल पाएंगे। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग कितना टाइम कंज्यूमिंग था। तो मिनिमम आपको, अगर आपको 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप सोल्व कर सकते थे। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसको आप आंसर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग इतना था कि आपको मिनिमम 25 मिनट्स आपके वो लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपको डिसाइड करना है व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट टू लीव। अब बात करते हैं हम सेकंड जो है जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में अब की बार क्वेश्चंस जो हर सालों से एसएससी में रिपीट हो रहे हैं, डीएसएसबी में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अब की बार हमें जनरल स्टडीज़ में देखने को नहीं मिला। हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री उठाई गई, यानी मॉडर्न से या फिर मेडिएवल से कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं आया था। पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन थे, वो ईजी थे, यानी वो आर्टिकल या फिर आपका शेड्यूल वगैरह से पूछा गया था। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से और साइंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का आपको मतलब केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, उसका डायग्राम दे रखा है, वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप उसको इतना आसानी से कर सकते हैं। हाँ, 5-6 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 थे जो कि कोई भी कैंडिडेट था जो उसे अगर थोड़ा बहुत भी जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ रखा है, ल्यूसेंट वगैरह पढ़ रखी है, तो आराम से उसको कंडक्ट मतलब 5-6 क्वेश्चन है जो वहाँ से उठा सकता था। ज़्यादा के लिए अगर किसी ने बहुत डीप में जनरल स्टडीज़ को पढ़ा है तो हो सकता है कि वो बच्चा थोड़ा बहुत वहाँ से क्वेश्चन उठा ले। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि अगर जीएस कैसा था, तो जीएस आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा, ईजी तो कतई नहीं था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो इजी टू मॉडरेट था। जिस बच्चों को मैथमेटिक्स या जिसने थोड़ा बहुत कभी एसएससी के पेपर दिए हैं या फिर काफ़ी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रखी है, तो उसके लिए केक वॉक था। आप इजीली उसमें से 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि 4-5 ही ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से डीएसएसबी ज़्यादातर क्वेश्चंस डालता है, जैसे CI/SI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन। तो ये अगर आप करके चले जाते हैं, और एक आधा क्वेश्चन होता है जो आप डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, आपको एक डायग्राम या कोई भी टेबल दे देता है, वहाँ से आपको डेटा इंटरप्रेट करके उसका आंसर करना है। तो मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट था। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी के अंदर वही 3 से 4 मुहावरे, ठीक है, और वाक्य को शुद्ध करना, यानी सिंपल था कि आपको वाक्य दिए हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा शुद्ध है। जो आप हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर हैं तो आसानी से आप उसको उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपके डेली रूटीन में आप उसे बोलते ही उतना शुद्ध रूप से हैं। या फिर एक आधा जो उसके अंदर शब्द है वो आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है या अशुद्ध है पूरे सेंटेंस के अंदर से। ठीक है, तो हिंदी काफ़ी इजी रही थी। और तो जो गद्यांश आता है, जो आपको मतलब जो पैसेज है सोल्व करना है, वो भी बिल्कुल ईजी था। आप हिंदी में 17 to 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। सेम विद इंग्लिश भी काफ़ी इजी रही। इंग्लिश के अंदर
आपको जो क्वेश्चन टैग था 4 से 5 क्वेश्चन टैग के थे। और क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो इजी भी है, और लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता वो फंस सकता है वहाँ पे। अदरवाइज जिस बच्चे ने इंग्लिश का थोड़ा सा भी क्वेश्चन टैग के बारे में जिसे पता है कि कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, वो आसानी से सब क्वेश्चन उठा लेगा। ग्रामर काफ़ी इजी थी, अनसीन पैसेज काफ़ी इजी था। तो आप 15 से 20 के बीच में स्कोर इंग्लिश में भी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें फर्स्ट पेपर को, तो फर्स्ट पेपर में आप इजीली 60 to 70 के बीच में स्कोर कर सकते हैं, और इतने ही मिनट आपको इसके अंदर एलोकेट करने पड़ेंगे। यानी आप 60 से 70 मिनट देकर 60 से 70 नंबर आप फर्स्ट पेपर में आराम से उठा सकते थे। अब बात करते हैं हम मेन पेपर, यानी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्ट का जो पेपर है तो वो भी आपका MCQ बेस्ड। तो सब्जेक्ट के पेपर में 10 मॉड्यूल्स होते हैं, 20 क्वेश्चन ईच होते हैं। वो आपको पता ही है कि अगर एक मॉड्यूल खुलेगा, एक डिसिप्लिन खुलेगा, तो उसको सबमिट करने के बाद वो डिसिप्लिन दोबारा नहीं खुलता है। आपको तुरंत डिसीजन लेना है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि दोबारा से आप उस डिसिप्लिन पर आ नहीं सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स में उसने कहाँ से उठाया? पेपर सेटर ने कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन नहीं छोड़ा कि जहां से उसने उसे हाथ नहीं लगाया होगा। माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर से भी अगर हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, सबसे क्वेश्चन थे। और रिसर्च मेथोडोलॉजी से अब की बार आज तक क्या हुए एग्जाम्स में को हम कंपेयर करें, अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स से उसने उठाए थे। और अगर किसी बंदे ने रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन की है तो आराम से 10 नंबर औरों से ज़्यादा लेके आएगा इसमें। यानी डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आप सैम्पलिंग, ठीक है, और सैम्पलिंग की और हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग टेस्टिंग के जो टेस्ट होते हैं, यानी हाइपोथेसिस टेस्ट जो होते हैं, एस टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन था। और आप यानी पब्लिक पहली बार देखने को मिला कि हेल्थ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो और पेपर सेटर के पास 200 क्वेश्चंस नहीं थे। आप एक डिसिप्लिन तो आप छोड़ दीजिए, वो तो आपका मतलब कि पेडागोजी से आता है, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उसी की पेडागोजी से। लेकिन बाकी 180 क्वेश्चंस जो 9 डिसिप्लिन थे, हर एक डिसिप्लिन के अंदर एक क्वेश्चन को 2 बार दिया हुआ था। यानी कि जिस बच्चे को अगर वो आता है तो वो दोनों ठीक करेगा, नहीं आता है तो दोनों गलत करेगा। कुछ बच्चों ने थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाया, अगर वो डाउटफुल था या 2 ऑप्शन में डाउटफुल लग रहे थे, एक क्वेश्चन में वो लगाया, एक वो लगाया, ताकि वो एक पॉजिटिव 0.75 लेकर एटलीस्ट निकले। तो इस तरह से जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो इजी नहीं था, और मैं बोलूँगा कि वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अब बात करते हैं कि तो फिर क्या सेफ स्कोर हो सकता है किसी भी, मतलब हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं, क्योंकि 14 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट की जो PGT इकोनॉमिक्स मेल के अंदर। तो इसका जो हम कट ऑफ अगर हम एक्सपेक्टेड तैयार करते हैं, तो पहला मैं मान के चल रहा हूँ कि 60+ स्कोर, हम 65 के अराउंड स्कोर उधर से मान सकते हैं कि आराम से एक एवरेज कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा वो लेके आएगा। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने 50% स्कोर भी कर दिया, आउट ऑफ 200 अगर आपके 100 क्वेश्चन भी आते हैं, 100 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, या 100 स्कोर आप ले आते हैं नेगेटिव लगने के बाद, तो 165 यानी 160 to 165 ये जो आपका होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। इसमें आप +-10 कर सकते हैं फॉर जनरल मतलब कैंडिडेट्स। अगर SC BC अब जितना उनका पोस्ट रहेगा वो हमेशा से ही डिफरेंस रहा है कि चाहे 2 भी पोस्ट क्यों ना रही हूँ SC की या OBC की, तो आराम से 20-30 नंबर, 15-20 नंबर वो हमेशा नीचे ही रहा है। तो वो कैंडिडेट अपना उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसको बोलूँगा कि 160 to 165 अगर कट ऑफ रह सकती है, +-10 हो सकता है। ठीक है कैंडिडेट्स, तो ये था हमारा आज का एग्जाम एनालिसिस। कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। अगर किसी को इससे और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।